हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 17 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। लेकिन शुरू करने से पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सके। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे डियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज और फैक्ट्स हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूज भी हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड न्यूज को आसान बनाना ही तो हमारा काम है ना। हम सभी मिलकर आसान बनाएंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप लिंक शेयर करिए, हम लोग चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोड की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोड हमें हमसे क्या कहने वाला है, क्या सिखाने वाला है। दैट इज डियर, एक बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि सोच, जब आप किसी चीज को सोचते हैं डियर, कोई भी चीज हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी चीज हो, वो एक्चुअल रूप में आने से पहले कहां आती है? हमारे माइंड में आती है। यानी सबसे पहले आता है थॉट। और जब हम उस थॉट पे काम करना शुरू करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो कई बार होता है कि हमें फेल्योर, असफलता भी मिलती है, हम फेल भी होते हैं। लेकिन उस फेल होने से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन थॉट आना बहुत जरूरी है डियर। थॉट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ में जो कुछ भी आप देख रहे हो ऑन द वर्ल्ड, सब कुछ क्या है? थॉट की ही देन है, विचार की देन है। कभी इंसान के दिमाग में कोई ना कोई विचार आया, उस विचार पर काम किया, और आज जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज देख लें, एंड अदर कुछ भी, सब कुछ किसकी देन है? थॉट की देन है, विचारों की देन है, सोच की देन है ना। तो बिल्कुल सोच यानी अपने विचारों पर फोकस करना शुरू करिए और उन पर काम करना शुरू करिए। अगर आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल जी हां, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को इसी पॉजिटिव वाइब के साथ। तो यकीन मानिए आप उसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल यार कॉन्फिडेंट रहिए अपने ऊपर, है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको क्या आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता। यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए, और ये तभी पता होता है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, अपना एनालिसिस करते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो भी न्यू वियर है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो पुराने वियर भी हैं, आप सभी को पता है ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती हैं, है ना। तो ऐसी न्यूज रिलेवेंट, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, ऐसे न्यूज का कलेक्शन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। इस सेशन में डियर हम बात करें तो पूरा एक पहले न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूज के बाद में हम लोग कुछ स्टैटिक फैक्ट या कंपाइल करंट अफेयर फैक्ट डिस्कस होते हैं। फिर हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। फिर हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं, और विनर के बाद में हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेशन बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिए और सेशन को देखिए। अगर आप न्यू वियर हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, तो एक बार देखिए, कनेक्ट होइए, लास्ट तक रहिए, फिर डिसाइड करिएगा कि आपको डेली कनेक्ट होना है या नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की जो न्यूज है डियर, पहले से ही मैं बता दूं, आज की न्यूज जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ न्यूज है बहुत ही सिंपल सी हैं, कुछ है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने वाली हैं। तो हम बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे समझते हुए, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए करते हैं शुभारंभ, है ना। श्री गणेश करते हैं आज के सेशन का, आज की न्यूज का। चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। दैट इज फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से आ रही है डियर। यहां पर देखिए बात क्या हुई है, अभी एक हाल ही में एक बिल लॉन्च किया गया है। बिल क्या किया गया, सॉरी, बिल को क्या किया गया है, पास किया गया है। और ये बिल जो पास हुआ है डियर, ये चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर ये बिल है। ठीक है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर केंद्र का नया विधेयक जो है वो राज्यसभा में क्या हो गया है, पास हो गया है। तो सेंटर्स न्यू बिल ऑन इलेक्शन कमीशन मेंबर्स अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए, इसको लेकर एक बिल आया है। और इस बिल में कैसे अपॉइंटमेंट होगा, सारी चीजें हम लोग वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल इंफॉर्मेशन होगी, है ना।
इलेक्शन कमिश्नर कौन है फटाफट से बताएंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, और पूरा ये जो ग्रुप होता है ना, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और करंट पर यहाँ पर क्या पॉइंट है, क्या व्यू है, वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तक आपको कितना क्या समझ आया? अभी तक आपको केवल इतना समझ आया कि ये जो न्यूज है, ये सेंट्रल केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जो कि इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, जो हमारे चुनाव आयोग के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर एक नया विधेयक क्या हुआ है, केंद्र लेकर आई है, और इस बिल को क्या किया गया है, पास किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। दैट इज, देखिए, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर केंद्र का नया विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इनकी नियुक्ति को लेकर आया है ना। चीफ इलेक्शन नया विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र ने राज्यसभा में एक विधेयक पास किया है। कहां पे पास किया है? राज्यसभा में एक विधेयक पास किया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे भाई? सबसे पहले देखो कैसे हम इसको कनेक्ट करें, तो भाई पहले सबसे पहले तो ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में एक बिल क्या किया है, पास किया है ना। एक बिल को क्या किया है, पास किया है। एक विधेयक पेश किया है डियर, पास नहीं हुआ है अभी, क्या किया है, इसको पेश किया है। और ये जो विधेयक है, ये विधेयक किसको लेकर है? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर है ना। तो हम क्या लिखेंगे? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक बिल लेकर आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, कहां पर? राज्यसभा में। ठीक है, संविधान पीठ का जो फैसला था उसको बदलने के लिए केंद्र सरकार केंद्र ने राज्यसभा में एक विधेयक को क्या किया है, पेश किया है। एक विधेयक को क्या किया है, पेश किया है। ठीक है डियर, अब इसमें देखो विधेयक में क्या बात हो रही है या क्या बात की जा रही है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो विधेयक में देखिए क्या कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, द बिल स्टेट द सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटेड द सीएसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विल कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द नॉमिनेटेड टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी जो विधेयक में कहा गया है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इनकी नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? फर्स्ट इज तो प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उसमें, है ना। एंड कौन रहेगा? अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, इन लोकसभा। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है डियर, इसके बाद हम बात करें और कौन रहेगा, और कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा कि डियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, जो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होगा वो रहेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा इतना। आर्टिकल डियर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भाई। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें किस आर्टिकल में बात होती है, ये आपका होमवर्क है ना। आप लोग इसको बताएंगे और फिर हम लोग बिल्कुल इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है ना। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, मेन कमेंट बॉक्स में भी करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। किस आर्टिकल में बात हुई है, इसी बहाने आप थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। जो करंट का सिनेरियो है वो मैंने आपको बताया। इससे पहले फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए एक बिल लाया गया, कहां पर? राज्यसभा में, जो कि संवैधानिक पीठ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने के लिए, जो इनका फैसला आया था उसको बदलने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई। फर्स्ट न्यूज आई होप आपको क्लियर होगी, है ना। फर्स्ट न्यूज आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, है ना। एक जिला एक उत्पाद नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल लॉन्च की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल लॉन्च की गई है। और डियर कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, वो सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। सबसे पहली चीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी अगर हम बात करें तो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढकर लाना, उसे जीआई टैग देना, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, वो प्रोडक्ट वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, और वहां पर क्या हो, वहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, है ना, जिससे उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, वहां पे ट्रेड में इजाफा हो, है ना, और जीआई टैग दिया जा सके, और वो डिस्ट्रिक्ट उस प्रोडक्ट की वजह से पहचाना जाए, और देश में ही नहीं विदेश में भी उस प्रोडक्ट की क्या हो, डिमांड, है ना। तो इसी के उसमें आप देखते हैं टाइम टू टाइम हमें जीआई टैग देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें जीआई टैग, सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया, तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 2003 में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था डियर, और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, चलिए मैं ही बता देता हूं, फटाफट से आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिलने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल लॉन्च की गई है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है डियर, दो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आप सभी जानते होंगे, डे NRLM, डे NRLM। अब ये डे NRLM क्या है, इसका फुल फॉर्म आई होप आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इसके साथ में अगर हम बात करें, ज्वाइन हैंड यानी हाथ मिलाया है, किसने हाथ मिलाया है भाई, ज्वाइन हैंड, जो अभी हमने बात की, दैट इज, जो अभी हमने बात की किसके साथ, ओडी ओपी वॉल ने क्या किया है, ज्वाइन हैंड यानी हाथ मिलाया है। डे क्या है डियर, दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। अगर हम इसे बात करें तो ये क्या आ जाती है, दीन दयाल अंत्योदय अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिससे यार लाइवलीहुड में क्या, लाइवलीहुड यानी जीवन जीने की जो स्तर है उसमें क्या किया जा सके, बदलाव लाया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है, ज्वाइन हैंड कराया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल के जरिए। 1 जुलाई एक उत्पाद और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ओडीपी ओडीओपी वॉल के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है, और दोनों ही ये साथ में मिलकर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, जिससे डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के जरिए प्रोडक्ट्स को लाया जा सके, है ना। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता है, और जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी संकल्पना है, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा टारगेट है, उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो आपको सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल लॉन्च किया गया है, इसने ज्वाइन हैंड किया है ना, किसके साथ, DNRLM के साथ। DNRLM क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या पॉइंट बोल रहे हैं। डियर, हम बात करें ओडीओपी वॉल का जो शुभारंभ है, ये किसने किया है, श्री चरणजीत सिंह ने किया है। ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं रूरल लाइवलीहुड के, है ना, एडिशनल सेक्रेटरी, तो इनका नाम हमें बिल्कुल याद रखना होगा, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रूरल लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड्स, और ये डियर किसके अंदर आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आएगा, और डियर नाम क्या हो जाएगा, श्री चरणजीत सिंह। तो इनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, श्री चरणजीत सिंह। ठीक है, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं रूरल लाइवलीहुड मिशन के। ठीक है, तो डियर बात करें ओडीओपी वॉल का शुभारंभ करते हुए श्री चरणजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि इस तरह का अभिसरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारतीय शिल्प की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। जैसे आप डियर देखते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, जो कि आपके कुटीर उद्योग जो होते हैं, जैसे आपने अभी देखा हथकरघा दिवस हमने मनाया था 7 अगस्त को, तो ऐसे ऐसे रूरल एरियाज जहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी कलाकृतियां, या बहुत अच्छे जो हाथ से सिलाई कढ़ाई बुनाई वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर पहचान मिलती है। वो प्रोडक्ट होते हैं, उनको GI टैग दिया जाता है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और आत्मनिर्भरता की तरफ कहीं ना कहीं हमारा भारत बढ़ रहा होता है, यानी हमारी इकोनॉमी और डेवलप कर रही होती है। जो इस तरह के कुटीर उद्योग हैं, उनसे जो है क्या हो रहा होता है, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो DNRLM है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ओडीओपी को क्या किया गया है, कोलैप्स किया गया है, दोनों को आपस में क्या किया गया है, ज्वाइन हैंड किया है, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, और यहां पर वॉल, ओडीओपी वॉल को क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, और यह शुभारंभ किया है श्री चरणजीत सिंह ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं रूरल लाइवलीहुड मिशन के। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या यहां पर पॉइंट बनेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज, जो चीजें देखिए मैंने डिस्कस की सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम एज इनिशिएटिव है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, DPIIT। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है DPIIT, क्या फुल फॉर्म है, कई बार डायरेक्टली पूछा भी गया एग्जाम में, ये है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये आपका DPIIT का फुल फॉर्म हो जाएगा। डियर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आएगा। एम्स क्या है, एट मैनिफेस्टिंग द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मेक द कंट्री एंड इट्स पीपल सेल्फ रिलायंट। देखिए बात की ना सेल्फ रिलायंट की, अब देखिए थ्योरेटिकल है, पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, उसको जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा हूं उसी तरह से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए है, बाय फोस्टरिंग बैलेंस, जिससे बैलेंस बनाया जा सके, रीजनल डेवलपमेंट किया जा सके अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, सभी डिस्ट्रिक्ट का क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दिया, है ना, हम सभी तक पहुंच सके, हम सभी को रोजगार के अवसर दे सके, है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज दे सके, उनको आत्मनिर्भर बना सके,
कोई ऐसा प्रोडक्ट जो वहां की पहचान हो, वो उनकी पहचान उनको क्या करा सके, उस पहचान से उनको अवगत करा सके। जैसे डियर हमारे साथ होता है, कई बार होता है कि हमको पता ही नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर क्या बहुत अच्छा सिंगर छुपा होता है, हमारे अंदर बहुत अच्छा डांसर छिपा होता है, या कोई ना कोई हमारी ऐसी ऐसी हमारी होती है जो हमारा पैशन होता है, जो हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज होती है ना। लेकिन कई बार कभी ऐसा होता है कि कोई कह देता है नहीं तुम बहुत अच्छा लिखते हो, या तुम बहुत अच्छा गाते हो, या तुम बहुत अच्छा करते हो, तो हमें अपना अच्छा मैं ऐसा करता हूँ क्या, और हो जाता है। कई बार ऐसे लोग हैं जो उसी फील्ड में फिर अपना कैरियर भी बना लेते हैं, है ना डियर। तो हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम देश के विकास में बात करें तो बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो किसी प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनको पहचान दिलाई जाए, उनको जीआई टैग दिया जाए, और उनको किसी तरह से अपॉर्चुनिटीज और अवसर क्या किए जाएं, प्रदान किए जाएं। अब इसमें योगदान कौन दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है, एनजीओ दे सकते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट ही दे सकती है ना। तो ऐसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सपोर्ट कौन करती है, गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट से फंड्स वगैरह मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है ना, तभी ये चीजें आगे बढ़ पाती हैं। हमें जो ध्यान रखना है वो पॉइंट देखो, मैं वन बाय वन आपको बताते ही चल रहा हूं, ये थ्योरी का पार्ट है डियर, है ना। तो आपको बिल्कुल समझना होगा कि क्वेश्चन कहां से क्या बन सकता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया अभी वो भी मैं रिकॉल एक बार फिर से इसको पूरा न्यूज को क्या देखेंगे, रिकॉल कर लेंगे। देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट बोल रहे हैं। भाई कार्यक्रम प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन, जैसा अभी मैंने अभी आपको बताया, ब्रांड और प्रचार करता है, जो देश भर के उत्पादों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्र क्या हैं, शामिल हैं। हथकरघा दिवस भी आपको बताया, 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो इसी के साथ यहीं तक थी हमारी न्यूज, है ना। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्लाइड ये थी, यही हमारे श्री चरणजीत सिंह जी हैं जिनके द्वारा इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है, और ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आपके किसके, रूरल लाइवलीहुड मिशन के, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी वॉल लॉन्च किया गया, ठीक है, ओडीओपी वॉल लॉन्च किया गया, और इसने ज्वाइन हैंड किसके साथ किया है, डे एनआरएलएम के साथ। डे एनआरएलएम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है। फिर हमने देखा एडिशनल सेक्रेटरी जो कि रूरल लाइवलीहुड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में श्री चरणजीत सिंह जी हैं, जिनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर हमने डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म देखा और आपके साथ आपको बताया कि ये किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आरबीआई से, बिल्कुल यार, आरबीआई ने देखिए क्या किया है, आरबीआई ने रेगुलेटरी सुपरविजन करने के लिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को सुपरवाइज कर रहे हैं, आरबीआई क्या करता है भाई, फाइनेंशियल सिस्टम को भी सुपरवाइज करता है, बैंकों को भी सुपरवाइज करने का काम करता है, ये तो बहुत ही सिंपल से आपको पता होगा। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है, किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का, किसका, बैंकों का, और बहुत सारी चीजों का। तो यहां पर बात हो रही है रेगुलेटरी सुपरविजन की, किसकी बात हो रही है भैया, रेगुलेटरी सुपरविजन की, रेगुलेटरी सुपरविजन की, ठीक है। केवल इतना पॉइंट अभी ध्यान रखना, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है, कुछ भी पढ़ना नहीं अभी, केवल इतना ही सुनो। क्या बात हो रही है, रेगुलेटरी सुपरविजन की, किसकी बात हो रही है, आरबीआई की। रेगुलेटरी सुपरविजन करने के लिए आरबीआई ने एआई, एआई दैट इज जानते हो भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के तहत क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए, किसमें, रेगुलेटरी सुपरविजन में। रेगुलेटरी सुपरविजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के तहत सुधार करने के लिए किसके साथ यहां पर इन्होंने क्या किया है, सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया है और किसका चयन किया है, किन कंपनीज का चयन किया है। तो हम बात करें डियर, तो इन्होंने किसका चयन किया है, मैकिन्से एंड एसेंचर, मैकिन्से एंड एसेंचर, मैकिन्से एंड एसेंचर। एसेंचर का तो नाम सुना होगा, मैकिन्से भले ही ना सुना हो आपने, एसेंचर जरूर सुना होगा, ठीक है, एसेंचर, ठीक है, एसेंचर। तो मैकिन्से एंड एसेंचर ये कंपनीज के साथ आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी सुपरविजन में सुधार करने के लिए, किस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सुधार करने के लिए मैकिन्से और एसेंचर के साथ क्या किया है, इनका चयन किया है, इन कंपनीज का चयन किया है, ठीक है। बिल्कुल आप शॉर्ट में देख पा रहे होंगे, आरबीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकिन्से, एसेंचर, एआई एंड मशीन लर्निंग, ठीक है।
बस ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं जो इस न्यूज को बना रहे हैं, और इसी तरह से आपको ये न्यूज ध्यान रखनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन यही बनेगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी सुपरविजन को इंप्रूव करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए किन कंपनीज को सिलेक्ट किया है। ऑप्शंस में इसी तरह से नेम आएंगे, आपको वहां डिसाइड करना होगा कि किसके साथ किया है। आई होप यहीं पर ये न्यूज आपको क्लियर हो। इसके साथ भी हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन मेन पॉइंट हमारा यही है, और यही पॉइंट हमको ध्यान रखते हैं, मैकिन्से और एसेंचर। ठीक है डियर, आई होप क्लियर है इतना। चले पॉइंट की तरफ, चलिए चलते हैं पॉइंट की तरफ, देखते हैं। वही सेम एज वेल एज द रिजर्व बैंक हैज सेलेक्टेड ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं डियर, ये है ना, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स, मैकिन्से कंसल्टेंसी फर्म्स, मैकिन्से एंड एसेंचर, मैकिन्से एंड एसेंचर, मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया लिमिटेड एलएलपी है ना, बात हो रही है। ठीक है, मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी। ठीक है, इनके साथ आरबीआई ने क्या किया है, इनको सेलेक्ट किया है। आरबीआई ने इनको क्या किया है, सेलेक्ट किया है। इनको सेलेक्ट किया है क्या करने के लिए, है ना, एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। पूरे नाम की बात करें तो एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, डेवलप सिस्टम यूजिंग, कौन सा सिस्टम डेवलप करने के लिए इनको सेलेक्ट किया है, क्या करने के लिए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यानी रेगुलेटरी सुपरविजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर इट्स सुपरवाइजरी फंक्शन, जिससे सुपरवाइजरी फंक्शंस को और अच्छा किया जा सके, जिससे सुपरवाइजरी फंक्शंस को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, सुपरवाइजरी फंक्शंस, सुपरवाइजरी फंक्शंस सेम एज वेल एज वही पॉइंट्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात करें तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एज वेल एज यहाँ पे क्या पॉइंट्स बोले गए हैं एज अ इन्फॉर्मेशन। आरबीआई अपने विशाल डेटाबेस का भाई विश्लेषण कर सके, है ना भाई, कैसे सुपरवाइज करेगा, विश्लेषण करता है पहले, है ना, पूरे डेटाबेस का विश्लेषण करने और बैंकों को एनबीएफसी और नियामक पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए, है ना। यहाँ पे देखो तो आरबीआई इज लुकिंग एक्सटेंसिवली यूज्ड एडवांस एनालिटिक्स को देख सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड मशीन लर्निंग टू analyze its huge database and improve regulatory supervision over banks and NBFCs. For this purpose, the central bank plans to hire external experts. ये external experts की हम क्या लें यहाँ पर, सहायता लें, क्योंकि केंद्रीय बैंक अभी तक इससे पहले किसी भी तरह से बाहरी कोई सपोर्ट नहीं लेता था, लेकिन अब इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों की, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की सहायता लेने की बात की है। उसमें से मैकिन्से और एसेंचर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई बात हुई है सुपरविजन किसका करता है, रेगुलेटरी सुपरविजन फॉर, हमने सभी आपको बताया बैंक्स का, एनबीएफसीज का एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। रिजर्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार McKinsey and Company Limited and Accenture Solutions Private Limited India have been awarded the contract as per the Reserve Bank document. The value of the contract is about, डियर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी कीमत कितनी है, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डियर यहां पर निकल कर आया है आपका अमाउंट 91 करोड़। ठीक है, 91 करोड़। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे डियर तो अभी एक बार देखिए, एक बार फिर से रिपीट करके एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 91 करोड़ है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। नेक्स्ट इज आरबीआई का जो डेयर रेगुलेटरी करता है, सुपरवाइज करता है, तो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में आरबीआई के कौन कौन आता है, तो वैसे तो हम सभी को पता है, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में आरबीआई एक्सटेंड ओवर बैंक, भाई कौन आता है, बैंक्स आते हैं, हाँ बैंक्स आते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, है ना, एनबीएफसीज आते हैं डियर, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज आते हैं, पेमेंट बैंक्स आते हैं। पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम भाई कितने हैं? 6 हैं। एक्टिव शेड्यूल कितने हैं? 5 हैं। पेमेंट बैंक्स आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स आते हैं, लोकल एरिया बैंक्स आते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आती हैं, बिल्कुल डियर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आती हैं। तो आप देख रहे हो कितना टफ है ये डेटाबेस मैनेज करना और फाइनली इनको क्या करना? सुपरवाइज करना, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आती हैं एंड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एंड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में कौन आता है भाई? बैंक आते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। चलिए, दैट इज नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है डियर, यूपीआई चलेगा। यूपीआई चलेगा, जी हाँ, यूपीआई चलेगा डियर। यूपीआई की अगर बात करें तो यूपीआई ऑल ओवर ऐसी टेक्नोलॉजी है 2016 में रघुराम राजन जी के द्वारा शुरू की गई। फाइनली बहुत ही फास्ट तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना, अधिक से अधिक लोगों तक बैंकों की सर्विसेज पहुंचाना। लेकिन अभी भी डियर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बैंकों की कनेक्टिविटी नहीं है और यूपीआई हमेशा जागरूकता अभियान चलाता रहता है। ये इसका जागरूकता का जो चरण है वो 3rd एडिशन लॉन्च किया गया है, 3rd एडिशन शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने शुरू किया डियर। एनपीसीआई लॉन्च 3rd एडिशन यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। कौन सा कैंपेन है डियर? यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है अगस्त 2023 में। नाम क्या दिया गया? यूपीआई चलेगा, यूपीआई चलेगा। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। यूपीआई चलेगा, इजी, सेफ, इंस्टेंट, स्कैन टू पे, है ना। आप देख पा रहे हो अपनों की मदद करना आसान करे यूपीआई। माता जी के चेहरे पर खुशी आ रही है, क्यों? ये अपने आप ही, है ना, क्योंकि इनके बेटे ने इनको सिखा दिया है क्या करना? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, क्यूआर स्कैन करिए और पेमेंट करिए, है ना। तो जिम्मेदार रहो, यूपीआई करो, जिम्मेदार रहो, यूपीआई करो, रजिस्टर नाउ, गेट स्टार्टेड। आप समझ रहे हैं यूपीआई सेफ है, अवेयरनेस है, लेकिन इसका कैंपेन चलाया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका यूज नहीं कर पाते, उन तक पहुंचाया जाए और सेफली उनको इसे यूज करना बताया जाए। क्लियर है डियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पॉइंट आ रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल से यहाँ पे टिप्स सारे दिए गए हैं, क्या इसके मेन मोटिव हैं, क्या टिप हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला देखो, यूपीआई चलेगा वो तो मैंने बताया, इजी हो, सेफ हो, इंस्टेंट हो, है ना, इजी हो, सेफ हो, इंस्टेंट हो। और इसके साथ ही क्या पॉइंट है हम लोग देखते हैं एक एक करके। टिप 1 क्या है भाई? टिप 1 है सबसे पहले वेरीफाई करना यूपीआई आईडी को, वेरीफाई करना यूपीआई आईडी को पर्सन बिफोर मेकिंग द पेमेंट। यानी पेमेंट करने से पहले पर्सन जो है वो अपनी यूपीआई आईडी को क्या करे? वेरीफाई करे, ठीक है। सबसे पहला बिफोर मेक द पेमेंट, पेमेंट से पहले पर्सन क्या करे? यूपीआई आईडी को वेरीफाई करे। वेरिफिकेशन फर्स्ट हो गया। टिप सेकंड में आ जाओ। टिप सेकंड क्या है? इंटर योर यूपीआई पिन, यूपीआई पिन यूज किया जाए। यूपीआई पिन पेज ओनली, नेवर शेयर इट विद एनीवन, किसी के साथ हमें ये शेयर नहीं करना है। जैसे कई बार आरबीआई कहता है, एक ऐप है आरबीआई कहता है, आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कभी भी अपने सिक्योरिटी फीचर्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। अब सिक्योरिटी फीचर्स में क्या आता है? सिक्योरिटी फीचर्स में डियर आता है इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, एटीएम पिन, एटीएम के 16 डिजिट नंबर, एटीएम का सीवीसी नंबर, इस तरह के नंबर्स जिससे पेमेंट्स क्या हो, आपका क्या हो जाए? डन हो जाए। ओटीपी, ये कभी भी आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। जब भी आप बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो कभी कभी वो आपसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ये सारी चीजें पूछते हैं। ये वो पूछते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आप अपने ही अकाउंट की डिटेल ले रहे हो या नहीं।
ये कंफर्म करने के लिए वो पूछते हैं। लेकिन कोई भी आपसे क्रेडेंशियल नहीं पूछेंगे, कोई भी आपसे वो पर्सनल क्रेडेंशियल नहीं पूछेंगे, ना ही वो आपसे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड पूछेंगे, ना ही वो आपसे पिन पूछेंगे, एटीएम पिन, ना ही वो कोई भी तरह का ओटीपी या अगर कुछ पूछे। ठीक है, तो नेवर शेयर इट विद एनीवन, किसी के साथ भी ये शेयर नहीं करना है। सेकंड टिप हो गया। थर्ड टिप में आ जाओ, चेक एसएमएस व्हेन मनी इज डिडक्टेड। भाई एसएमएस जरूर आता है जैसे ही मनी डिडक्ट होती है। आपने भी देखा होगा, आप कहीं से भी थोड़ा भी पेमेंट करो, कुछ भी करो, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है, एसएमएस आ जाता है, चेक एसएमएस व्हेन मनी इज डिडक्टेड। जैसे ही मनी डिडक्ट होता है वैसे ही आपको एसएमएस रिसीव होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ टिप पे आते हैं। फोर्थ टिप क्या बोल रहा है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द यूपीआई ऐप। यूपीआई ऐप पे जाइए और फाइनली वहां से उसका सॉल्यूशन इटसेल्फ थ्रू यूपीआई हेल्प में जाइए, हेल्प वाले ऑप्शन पे, और वहां पर जाकर अपने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, और यूजर फ्रेंडली तरीके से उसको रेज कर सकते हैं और वहां से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से टिप है। पहला टिप वेरीफाई, फिर पिन आपने क्रिएट किया, पिन पेज आएगा, है ना, पिन को आपको शेयर नहीं करना। सेकंड पॉइंट हो गया, टिप हो गया। थर्ड टिप, मनी डिडक्ट होगा, एसएमएस मिलेगा। फोर्थ टिप हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए यूपीआई ऐप पर जाकर यूपीआई हेल्प की मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डायरेक्टली। अभियान का उद्देश्य क्या है भाई, यूपीआई को, द कैंपेन एम टू प्रमोट यूपीआई एज एन इजी, इसको इजी बनाया जाए, सेफ बनाया जाए और इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट, है ना, इजी, ईज एंड सेफ, ease and safe, and instant mode of payment. It also educates users about various features UPI Lite which enable swift low value transactions, जैसी विभिन्न सुविधाओं के बारे में शिक्षित करता है जो तेजी से कम मूल्य के लेन देन को सक्षम बनाता है। ठीक है डियर, बिल्कुल हम सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। केवल आपको इस न्यूज में ध्यान क्या रखना है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना था, पॉइंट ये ध्यान रखना था कि अभी हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई चलेगा थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है, एनपीसीआई, इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा इसको, एनपीसीआई लॉन्च्ड यूपीआई चलेगा थर्ड एडिशन। ठीक है, अगस्त 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर देखो कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, यूपीआई रिवॉल्यूशनाइज डिजिटल पेमेंट। अगर डिजिटल पेमेंट के इरा की बात करें डियर, तो रिवॉल्यूशन लेकर आया बिल्कुल यूपीआई रिवॉल्यूशन लेकर आया है। बहुत ही तेजी के साथ हम अपने ट्रांजेक्शन्स को कर पाते हैं और विटनेसिंग इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड वॉल्यूम, द कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2020। ये कैंपेन जो डियर लॉन्च किया गया था, ये अभियान वित्तीय साक्षरता सलाहकार समिति के द्वारा ये 2020 में लॉन्च किया गया था, अंडर द फाइनेंशियल लिटरेसी एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया, वित्तीय साक्षरता सलाहकार समिति के मार्गदर्शन के तहत इसको शुरू किया गया था, इस कैंपेन को। और ये कैंपेन कब शुरू किया गया था डियर, ये कैंपेन आपका शुरू हुआ था, कैंपेन शुरू हुआ 2020। ठीक है, FLAC डियर, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, डन होगा इतना पॉइंट आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज यूपीआई चलेगा 3.0 एम डियर, अभी जस्ट हम देख चुके हैं, to drive UPI adoption and safe use through engaging initiatives. The campaign aimed to boost UPI's brand awareness, amplifying understanding of its features and encourage wider adoption among new users. New users जुड़े और बहुत ही आसान तरीके से इसको यूज करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है,
यही बात है। अभियान का उद्देश्य है ब्रांड की जागरूकता को बढ़ावा देना, इसकी विशेषताओं की समझ को बढ़ाना और नए उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना जिससे लोग इससे आसानी के साथ कनेक्ट हों और सेफली और बहुत ही आसानी के साथ अपने पेमेंट्स को कर पाएं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय साक्षरता जो है वो हमारी क्या हो, इंक्रीज हो, है ना। तो इस पर ये ध्यान दिया। ठीक है, बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा ने लॉन्च किया है स्कीम इंप्रूव बैंकिंग पेनिट्रेशन इन 4373 पंचायत। ये बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। देखो बिल्कुल बैंकिंग पर ही बात हो रही है, यूपीआई की भी बात हो गई, अभी आरबीआई की भी न्यूज की बात हो गई, ये भी न्यूज उड़ीसा से भी बैंक को ही लेकर आ रही है, बैंकिंग पेनिट्रेशन को लेकर आ रही है। यार उड़ीसा में अगर हम बात करें तो उड़ीसा ने एक स्कीम लॉन्च की है जिससे बैंकिंग पेनिट्रेशन करने के लिए, बैंकिंग को पेनिट्रेट करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज को 4373 पंचायतों तक बैंकिंग पहुंच, यानी ऐसे बहुत सारी पंचायतें हैं जहां तक अभी तक बैंकों की पहुंच नहीं है, वहां तक बैंकों को पहुंचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है। डायरेक्टली हमें ये पंचायतें ध्यान रखनी है, नंबर्स, है ना। और उड़ीसा कैबिनेट, उड़ीसा कैबिनेट, उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा, उड़ीसा कैबिनेट में अगर हम बात करें, चेयर इसको किसने किया है, सीएम साहब ने किया है, सीएम साहब ने चेयर किया है ना। सीएम साहब नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जी ने क्या किया है, इसको चेयर किया है, नवीन पटनायक जी ने चेयर किया है। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड ओपन बैंकिंग आउटलेट्स, अप्रूव्ड ओपन बैंकिंग आउटलेट्स, ओपन बैंकिंग आउटलेट्स कितने ग्राम पंचायतों में, कितने ग्राम पंचायतों में, तो डियर बिल्कुल 4373 अनबैंक्ड, 4373 अनबैंक्ड ग्राम पंचायत, अनबैंक ग्राम पंचायत तक पहुंचाने के लिए। और इसकी कॉस्ट कितनी निकल कर आ रही है यार, ये भी अमाउंट आपको ध्यान रखना है, 500 करोड़, 500 करोड़। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज आई होप क्रिस्टल क्लियर हुई होगी आपको। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा कैबिनेट सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा अप्रूव किया गया है, कॉस्ट है 500 करोड़, ओपन बैंकिंग आउटलेट्स करने के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, ग्राम पंचायतों में, सॉरी ग्राम पंचायतों में 4373 ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एम क्या है इसका भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है भाई, अधिक से अधिक लोगों तक बैंकों की सर्विसेज पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, ऐसी फैमिलीज जिनके पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, उनको भी बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना, उनका भी बैंक अकाउंट ओपन करना हाउस होल्ड के साथ, फैमिली के साथ, है ना। टू improve financial inclusion will be implemented in coordination with 6 public sector, यहां पर 6 public sector banks को क्या किया गया है, कोऑर्डिनेट किया गया है इन अ फेज्ड मैनर, फेज्ड मैनर में वित्तीय समावेशन में सुधार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समन्वय करके लागू किया जाएगा। कितने, 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, बिल्कुल देखिए ये भी न्यूज अगर हम बात करें तो ये बात हो रही है, यहां पर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। आप कह रहे होंगे सर आज सारी की सारी न्यूज बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड या मतलब कहीं ना कहीं एमओयू है, एग्रीमेंट है ना, सीधा सा कोई न्यूज बहुत ही सिंपल से नहीं है डियर। कोई बात नहीं, हम बहुत ही आसान करेंगे। देखो ये क्या है, एनएसआईसी, केवल इसको ध्यान रखो, एनएसआईसी 2023 क्या है ये, नेशनल, ध्यान से सुनते चलेंगे बिल्कुल क्लियर होगा डियर, नेशनल स्पेस नेशनल स्पेस इनोवेशन, अपना दिमाग मत लगाइएगा, केवल ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, इनोवेशन चैलेंज 2023। अब ये नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज बहुत ही आसानी के साथ न्यूज को समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बहुत ही बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, केवल इतना ध्यान रखो किसकी बात हो रही है, NSIC 2023। अब ये NSIC क्या है डियर, है ना, नेशनल
स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। इसे रियल लॉन्च किया गया है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023, है ना। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM, अटल इनोवेशन मिशन और इसरो ने मिलकर सक्सेसफुली लॉन्च किया है NSIC 2023। इससे क्या होगा डियर, 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो भी आपके छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको इनोवेशन करने का, इनोवेशन का मौका दिया जाए स्पेस, है ना, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम के तहत। ठीक है, क्या पॉइंट है, क्या फैक्ट्स हैं, सारे के सारे बिल्कुल हम लोग देखेंगे। यहां पर अटल इनोवेशन मिशन और इसरो दोनों ने मिलकर ही इसको सक्सेसफुली क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, सक्सेसफुली दोनों ने ही मिलकर इसे क्या किया है, शुरू किया है। ठीक है, चलिए, दैट इज फर्स्ट इज। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने कोलैबोरेशन, नीति आयोग के कोलैबोरेशन से विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने ही मिलकर लॉन्च किया है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भाई कैसे कनेक्ट करोगे, अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन एंड इसरो, ठीक है, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन एंड इसरो ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023, इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, ये लॉन्च किया है किसके लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री, जिससे उनके अंदर डियर वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास किया जा सके, उनको मौका दिया जा सके, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सके क्या करने की, इस पर काम करने की, इनोवेट करने की, नवाचार करने की, है ना डियर। इस वजह से ये शुरू किया गया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, अटल इनोवेशन मिशन और इसरो ने मिलकर, अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो डियर नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती यानी NSIC 2023 क्या किया है, लॉन्च किया है। 2023 को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टूडेंट की बात करें डियर, जैसा मैंने आपको बताया 5th क्लास से 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के हैव बीन गिवन एन ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, जो कि ये कब से 20 सितंबर तक ये इनोवेशन करने का, ओपन सितंबर तक का जो है क्या दिया गया है, आपका खुला मंच दिया गया है, ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ओपन प्लेटफॉर्म, open platform. They can innovate and enable themselves to solve modern day space technology problems. ठीक है, जिससे वे आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए नवाचार कर सकते हैं और खुद को सक्षम बना सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डियर, है ना, वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास के लिए, आने वाली जनरेशन जिससे उससे अपने आप को क्या कर पाए, अपने आप को कैपेबल बना पाए। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिन्होंने अलॉट किए हैं 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या किए गए हैं, इस पर समझौता हुआ है ना, एग्रीमेंट हुआ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 3 सेंट्रल गवर्नमेंट 3 PSUs के साथ 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। और डियर बात किसकी हो रही है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो एक तरफ आप क्या लिख लेंगे भाई, अरुणाचल प्रदेश
और अरुणाचल प्रदेश की डियर कैपिटल की बात करें तो आप सभी जानते हैं ईटानगर है ना। तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अलॉटेड 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साइनिंग की गई है, एमओए साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, एमओए साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है डियर, है ना। किसके साथ साइन अप हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, विद देम एट स्टेट बैंक्वेट हॉल इन ईटानगर। और ये कहां पर ये साइन अप हुआ है ना, एमओए साइन अप हुआ है, और ये साइन अप कहां पर हुआ है डियर, तो ये बैंक्वेट हॉल ईटानगर में हुआ है, ठीक है, बैंक्वेट हॉल ईटानगर, ठीक है। 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाएगा कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइन अप किए गए हैं, 12, किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या हुआ है, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन अप हुए। कुछ और पॉइंट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, है ना। अरुणाचल प्रदेश के सीएम बिल्कुल आप सभी जानते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की बात करें आरके सिंह हैं, और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, और उप मुख्यमंत्री चौना मीन की उपस्थिति में ये एमओए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, एमओए पर साइन किया गया है, ठीक है डियर। चलिए, आई बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट इज चले डियर, तो तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, और ये कहां पर लॉन्च किया गया है, हैदराबाद में, है ना। ये डियर बात हो रही है एडीई और एडीएमएफ, ठीक है, दोनों ही चीजें देखेंगे तेलंगाना के हैदराबाद में, इंडिया का फर्स्ट है वो, यानी फर्स्ट स्टेज है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तेलंगाना इंडियाज फर्स्ट ADEX, भाई ADEX एंड ADMF, ठीक है, ADEX एंड ADMF ये लॉन्च किया गया है ना, इंडियाज फर्स्ट, तो ये लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड, और ये लॉन्चिंग कहां हुई है भाई, हैदराबाद में की गई है, ठीक है, ये लॉन्चिंग कहां हुई है, हैदराबाद में हुई है। ADEX की बात करें तो डियर यहां पर निकल कर आता है एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, और ADMF एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये हो गया, और एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, ठीक है। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री हम बात करें तारक रामाराव, है ना। तेलंगाना के हम बात करें इंडस्ट्री मिनिस्टर, तेलंगाना आईटी एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, के द्वारा तारक रामाराव, है ना, इनका नाम क्या निकल कर आ रहा है, के तारक रामाराव, ठीक है यार। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं आपकी जिज्ञासा भी खत्म करता हूं ये वाली कि भाई सर ये ADEX क्या होगा इसमें, है ना, अभी हम बात करते हैं उसकी। तो बात करें के तारक रामाराव, ठीक है, के तारक रामाराव जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज या एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। कहां पर, तेलंगाना के हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, और ये आईटी एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के तारक रामाराव, इनके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। The ADEX has been developed as a digital public infrastructure. Dear, digital public infrastructure create किया जाए for the agriculture sector के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, and is a collaboration between state government, कोलैबोरेशन हो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बात हो रही है, एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc की बात हो रही है,
तो IDEX को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए डियर, है ना। और आज के टाइम पे जैसे हमने बात किया एडी एग्रीकल्चर, लास्ट क्या था, ADMF और ADEX, ADMF और ADEX। डियर डेटा की बात करें तो डेटा अपने आप में ही जिसके पास आज की डेट में डेटा है वो क्या है, किंग है ना। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ADEX की बात करें हम, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज या एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, है ना। ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं, बिल्कुल ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए विकसित किया गया है। जैसे राज्य सरकार विश्व आर्थिक मंच यानी हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ क्या कर सके, है ना, एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को क्या कर सके, तैयार कर सके और उस तरह से उसको विकसित कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल 14 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म्स ध्यान रखने हैं। तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया, इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा इनको शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, बिल्कुल आप सभी को पता है भाई, स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल हमसे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को होता है डियर। तो उससे पहले अगर हम बात करें 13 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस से जस्ट एक दिन पहले वहां पर जो है सरकार जो थी डियर, उनके द्वारा बिल्कुल क्या कर दिया गया था, रिजाइन कर दिया गया था। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे अनवर उल हक, स्वतंत्रता दिवस पर अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर ली, शपथ ले ली है ना। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या की है, शपथ ले ली है। किसने, अनवर उल हक कक्कड़ ने। तो बिल्कुल इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या कर ली है, शपथ ले ली है। स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अल्पज्ञात सेनेटर अनवर उल हक कक्कड़ के रूप में अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिल गया है। ठीक है डियर, अपना कार्यवाहक क्या कर मिल गया है, प्रधानमंत्री मिल गया है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले सप्ताह संसद को भंग कर दिया था उन्होंने, क्योंकि इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। संसद को प्रधानमंत्री जो पीएम थे हमारे शहबाज, जो पीएम थे पाकिस्तान के शहबाज, पाकिस्तान के जो पीएम थे शहबाज शरीफ, इनके द्वारा क्या किया गया था, संसद को क्या कर दिया गया था, भंग कर लिया गया था, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, 5 ईयर टर्म्स इनका कंप्लीट हो चुका था। यूजुअली अगर हम देखें डियर, कार्यकाल समाप्त हो गया। आमतौर पर ऐसा कदम एक औपचारिकता है और आम चुनाव 90 दिनों के अंदर होने ही होने हैं। 90 डेज के अंदर अंदर क्या होंगे, आपके इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शन होने हैं, तो वो इलेक्शन होंगे। अभी तब तक के लिए यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर उल हक कक्कड़ जी को क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, चलिए डियर, तो ये था हमारा न्यूज का सिलसिला। आई होप आपने आज की सारी न्यूज को क्या किया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा डियर। न्यूज बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही टाइम के साथ यानी धीमे धीरे मैंने क्या किया है, एक एक पॉइंट को क्या करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि आपको वहां पर क्या ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंसी है, मैंने वो सारे पॉइंट आपको बताए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ, देखते हैं डियर स्टैटिक जीके का क्या पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टैटिक जीके में हम कुछ परसेंटेज आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें ये परसेंटेज हमें पता होने चाहिए डियर, है ना। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अगर हम बात करें डियर, सेविंग डिपॉजिट है 4%, ये अपडेशन आया था बिल्कुल हमारा जुलाई के स्टार्टिंग में ही, है ना, और तब से बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको ये परसेंटेज ध्यान रखना है, सेविंग डिपॉजिट करना है 4%। डियर एनएससी की बात करें, आपको ध्यान रखना है एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% है ना। हम बात करें किसान विकास पत्र केवीपी की, तो ये कितना है, 7.5% है। पीपीएफ की बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो ये कितने परसेंट है, 7.1% है। ठीक है डियर, तो ये सारे परसेंटेज आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज हम चलें, दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो डियर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की बात करें, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 8.2%,
है ना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें SSA तो ये 8% है, और अब महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करें तो ये 7.5% है। तो ये सारे ही परसेंटेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है डियर। इसके साथ ही और चले डियर तो हम देख लेते हैं कुछ और आपके, जो इससे पहले भी मैं काफी बार बता चुका हूं, सभी को पता होने चाहिए। रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो की बात करें, रिजर्व रेशियो डियर बहुत इंपॉर्टेंट, CRR और SLR परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। CRR परसेंट 4.5% है, 4.50%, ठीक है डियर, 4.50%। हम SLR की बात करें तो ये कितने परसेंट है, 18% है डियर। हम इसके बाद में पॉलिसी रेट्स की बात करें, पॉलिसी रेट्स या हम इनको इंटरेस्ट रेट भी बोल देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, तो ये रेट्स भी आपको हमेशा पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF, बैंक रेट और MSF, ये परसेंटेज हमेशा आपको तैयार होने चाहिए। ये रेपो रेट की बात करें तो कितना परसेंट है भाई, 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, SDF 6.25%, बैंक रेट 6.75% और MSF 6.75%। ये फैसिलिटी है, बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा स्टैटिक का पार्ट आज का। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, whom did जस्टिस सुभाषिष तलापात्रा सक्सीड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति सुभाषिष तलापात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके उत्तराधिकारी बने, यानी उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, वो पूछा गया है डियर। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस सुभाषिष तलापात्रा, गवर्नर गणेशी लाल या फिर जस्टिस एस मुरलीधर एंड जस्टिस सुभाषिष तलापात्रा ज्वाइंटली। तो फटाफट बताएंगे डियर, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर जस्टिस एस मुरलीधर, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट इज, which company is responsible for the electrification work on the बनिहाल बारामूला कॉरिडोर। बनिहाल बारामूला कॉरिडोर को आप विद्युतीकरण कार्य करने के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है। ऑप्शन है आपके इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, RS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड या फिर नॉर्थर्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या फिर जम्मू एंड कश्मीर रेलवेज। तो फटाफट से डियर आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। ओके चलिए आंसर की तरफ डियर, तो राइट आंसर हो जाएगा RS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, RS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है डियर, RS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। विवेक जौहरी, संजय कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, अपॉइंटमेंट से है डायरेक्टली, बिल्कुल। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चले आंसर की तरफ यार, राइट आंसर हो जाएगा आपका संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोधन न्याय योजना इनिशिएटेड बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई गोधन न्याय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स टू बेनिफिशरीज, प्रमोटिंग वर्मी कंपोस्टिंग, प्रोवाइडिंग फ्री कैटल केयर, एनहांसिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। फटाफट से ये आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट नाउ। अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे डियर, है ना, बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर ऑप्शन बी, प्रमोटिंग वर्मी कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला एज ऑफ 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 तक टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है। जैसरे खिरकौन, एलॉन मस्क, वैभव तनेजा या फिर जैसरे खिरकौन या फिर वैभव तनेजा ज्वाइंटली। तो बिल्कुल यार, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भी ये न्यूज़ेस है कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वैभव तनेजा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द न्यू रेसलिंग वेंचर ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब।
वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के नए कुश्ती उद्यम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जॉन केना, देवयानी जॉनसन, या फिर संग्राम सिंह, या फिर कर्ट एंगल? डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट इज संग्राम सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वेयर विल द 31st एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज बी हेल्ड? मालाबार अभ्यास का 31वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, सिडनी, वॉशिंगटन डीसी। टाइम स्टार्ट नाउ डियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया था, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी। नेक्स्ट इज what is the name of the lunar lander that Russia's space agency Roscosmos is planning to launch? उस चंद्र लैंडर का नाम क्या है जिसने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? बिल्कुल वीडियो बना चुका है, आप सभी जानते हैं उसको, है ना। तो लूना 11 है, लूना 20, लूना 25, लूना 30। तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? लूना 25। और 11 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। चले नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स will be funded by the Ministry of Youth Affairs and Sports for the World Athletics Championship 2023। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालयों द्वारा कितने भारतीय एथलीटों को वित्त पोषित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट नाउ। 10, 20, 28 या फिर 40? चले आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 28। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। Next question is who will lead the Indian contingent at the World Athletics Championship 2023? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? हिमा दास, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम या फिर पीवी सिंधु? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी डियर। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर आपका ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज बिल्कुल यार। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। अब हम चलते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कल के क्विज क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो कल के क्विज क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, 800 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। चलते हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अशोका लेलैंड बैग्स एंड 800 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन आर्मी फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। ठीक है डियर, तो बिल्कुल फटाफट से आप ये सेशन इंडअप होने के बाद आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। कल का ये कुछ क्वेश्चन था हमारा और इसका राइट आंसर आपका निकल कर आया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे विनर कौन हो रहे हैं। आप विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज विनर का रिकॉग्निशन हमें किसे मिलने वाला है? तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट विनर की तरफ। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर है श्यामोलिमा फुकन। सबसे पहले इनका आंसर मिला, इनका कमेंट मिला और बिल्कुल राइट आंसर है। तो श्यामोलिमा फुकन के लिए कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, है ना। क्लैपिंग बिल्कुल, है ना। तो आप सभी भी क्लैप करेंगे बिल्कुल, है ना डियर। चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो ये बिल्कुल एआई के तहत इनको ये बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स है। चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो सेकंड विनर है हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स है। जो सेकंड विनर है प्रतीक्षा थापा, मनजीत और सुरभि प्रिंसी है ना। प्रतीक्षा थापा, मनजीत और सुरभि प्रिंसी आज के हमारे सेकंड विनर है डियर। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, है ना डियर, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। तो आज के हमारे थर्ड विनर जो है वो रिया शर्मा, सुरभि सिन्हा। रिया शर्मा और सुरभि सिन्हा आज के हमारे थर्ड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। आप सभी क्लैप करेंगे डियर, आप सभी क्लैप करेंगे। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में डियर निकल कर आ रहे हैं 3 पार्टिसिपेंट, शशांक जायसवाल, रिया मौर्य और सीनू तिवारी आज के बारे वॉलंटियर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, बिल्कुल। तो इसी के साथ चलते हैं हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है डियर। जो भी क्विज क्वेश्चन होता है, आप सभी जो भी न्यू वियर है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्विज क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सेशन इंडअप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में करना है। जो मेन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। जिसका सबसे पहले राइट स्पेलिंग के साथ सबसे पहले हमें कमेंट रिसीव होगा, वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। दैट इज, तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। ऑन विच डेट डिड द नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली सेलिब्रेट वर्ल्ड स्नैक डे? डियर, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने किस तारीख को विश्व सांप दिवस मनाया?
तो ये डे पूछा गया है, तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी आपको आंसर करना है। सेशन एंड होने का इंतजार करिए और फटाफट से राइट आंसर करिए। ऑप्शन ए 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई। तो डियर बिल्कुल इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूज आज कॉम्प्लिकेटेड लगी है या कुछ भी है तो एक बार सेशन को दोबारा से सुने, है ना, उस न्यूज को रिकॉल करने की कोशिश करें, और अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा तो उस न्यूज को फिर से एक बार रिकॉल करके ध्यान से तुमको समझा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.